सो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट का थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है देख लेते हैं एक बार, और उसका पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि यार बेसिकली एक अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है और क्या डिफरेंस होता है डीसी और एसी करंट में। फिर हमने कुछ टर्म्स देखे हैं एसी करंट से रिलेटेड कि यूजुअली डिफरेंट काइंड ऑफ एसी करंट्स हो सकती है, जैसे ये साइनोसॉइडल वेव है, ये ट्रायंगुलर वेव है, ऐसा स्क्वायर शेप की एसी भी हो सकती है, प्लस माइनस प्लस ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप का एसी करंट है। तो हमने एक साइनोसॉइडल वेव हमारे सिलेबस में है, हमने वो साइनोसॉइडल वेव ले ली। तो उसमें से सबसे पहली चीज पूछी जाती है पीक वैल्यू रिलेटेड। तो पीक वैल्यू के बारे में ये सबको पता है, हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे कि पीक वैल्यू कैसे देखते हैं। सिर्फ साइन का फंक्शन है तो कैसे देखते हैं, अगर साइन और कॉस दोनों है तो हम कैसे देखते हैं इन्हें, फेजर बना के। मतलब फेजर मतलब साइन का फेजर इधर होगा, कॉस का फेजर इधर होगा, नेट रिजल्टेंट हम बता सकते हैं। समझ आया सबको? फेजर बना के कैसे हमने सीखा था बाद में। ओके, अगर लेट से सिर्फ एक नंबर है जो कि वेरिएबल नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, साइन का जो भी वेरिएशन है वो रहेगा, वो नंबर अपना फिक्स अमाउंट देगा। तो इस टाइप में हमारा आंसर वहां पर आ जाता है। फिर हमने देखा इवन अगर माइनस है तब भी वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस साइन हुआ और माइनस कॉस क्या होगा नीचे, अभी भी रिजल्टेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप पे। तो साइन और कॉस में अच्छी बात होती है कि दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसी को पीक वैल्यू में कोई टेंशन की नहीं, बताओ किसी को पीक वैल्यू में कोई टेंशन? ओके सबको? हाँ सर। ओके गुड। नेक्स्ट था हमारा एवरेज वैल्यू। यार ये बिल्कुल याद रखना है कैसे करना है इनको। एवरेज वैल्यू तो बताया मैंने यार कि एवरेज वैल्यू अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन जो भी आई है डिवाइड बाय टाइम। सो बेसिकली हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम टेकन। तो कई बार जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया तो इसमें ट्रायंगल में एरिया निकालना इजी होता है तो हमने एरिया बाय टाइम से कर लिया। और कई बार जैसे साइन वगैरह का फंक्शन दिया तो इंटीग्रेट करना इजी होगा तो हमने इंटीग्रेट करके कर लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, आंसर याद करने का ट्राई किया कि कैसे इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि टाइम बहुत मैटर करता है, किस टाइम इंस्टेंट के लिए आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि एक प्लस और माइनस मिलके कैंसिल कर देंगे ना एवरेज को। तो हमने एक रिजल्ट निकाला कि यार फुल साइकिल के लिए अगर साइन कॉस है तो उन सबको तो एवरेज क्या आ जाता है, जीरो आता है, ठीक है। लेकिन अगर एक हाफ साइकिल के लिए बात करें साइन कॉस का तो क्या आता है, 2/पाई। अब कॉस का 2/पाई नहीं आएगा क्योंकि कॉस तो इस तरीके से रहेगा एक साइकिल। तो इसमें अगर देखोगे कॉस का तो 2/पाई रहेगा, लेकिन अगर इतना पूरा ले लोगे तो ये तो नेगेटिव में आके जीरो कर देगा ना इसको। तो देखें कि कॉस का 2/पाई कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा इस सेक्शन में, जब तक वो पूरा पॉजिटिव था। तो थोड़ा सा याद रखना है कि कॉस में लिमिट थोड़ा सा मैटर करेगी कि कहाँ से कहाँ हम देख रहे हैं। तो डिपेंड करेगा वो फाई पर कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉस। फिर हमने बात की साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो वो बहुत ही अच्छी बात थी कि इनका जो एवरेज आता है वो हाफ आता है, तो हम बाद में यूज भी कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं हम। फिर हमने ये देखा कि हाफ साइकिल या फुल साइकिल के लिए किस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज को ऐसा पीक वैल्यू टाइप मत निकाल देना, प्रॉपर उसे इंटीग्रेट करके या फिर लॉजिक वाइज हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने दोनों चीजें अप्रोच दिखाई थी कि इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ये देख लें आप लोग, इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टाइम किया, या फिर लॉजिकल अप्रोच ले ली कि साइन का क्या होगा और कॉस का क्या होगा। तो किस टाइम पीरियड के लिए, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए कॉस तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ साइन वाला आंसर बचेगा। तो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू आती है। एवरेज वैल्यू के लिए टाइम डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखो, टाइम डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज के लिए कि टाइम क्या होने वाला है। फिर बात करते हैं यार आरएमएस। हमने आरएमएस भी सीख लिया कि आरएमएस होता है यार रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करेंगे, मीन लेंगे, फिर रूट ले लेंगे। तो हमने मीन लेना तो सीखा है, एवरेज निकालना सीखा है, बस स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो पहले इंटीग्रेशन में आई डी टी करते थे, अभी आई स्क्वायर डी टी करेंगे, बाद में रूट ले लेंगे उसका।
लेट से साइन का फंक्शन था, हमने साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट किया। तो मैंने बताया था कि इसे इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा के फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे। बट हमें ऑलरेडी याद कर लिया है कि रिप्लेस करके जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या आता है हाफ साइकिल के लिए 1/2। तो हमने डायरेक्टली लर्न कर लिया क्या कि ये जो वैल्यू होती है IRMS की वो क्या होती है 1/√2 होती है। और 1/√2 मैंने बताया था कि डिवाइड करके अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होती है 0.707। इस तरीके से हम ये वैल्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पीक वैल्यू के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन किया कि कैसे कर सकते हैं। फिर हमने बात की फेजर रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था फेजर रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैंने समझाया आपको कि कैसे हम किसी एक बेस को साइन मान सकते हैं, फिर ये प्लस कॉस हो जाता है, ये माइनस कॉस हो जाता है, इसको ओमेगा टी मानते हैं, अगर आगे जाना है तो प्लस लेते हैं, पीछे जाना है तो ओमेगा टी माइनस थीटा करते हैं। ये फेजर का हमने पार्ट बताया। फिर मैंने एक स्टैंडर्ड केस बताया कि अगर किसी बुक ने इसे ओमेगा टी बोल दिया है तो आपका रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर प्लस थीटा है तो इधर जाएगा, माइनस थीटा है तो इधर जाएगा। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे फेजर का पार्ट था। फिर हमने डिस्कस किया था सर्किटल एनालिसिस। एसी के लिए सर्किट एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। सब लोग अब भी सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे जिससे अभी ही क्लियर हो जाए आप सब लोग को क्या सिचुएशन है। देखिए, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आर। प्योर रेजिस्टर अगर लगा हुआ है तो क्या होगा, तो हमें पता है प्योर रेजिस्टर है तो V इज इक्वल टू आई आर से सिंपल बोल सकते हैं कि आई भी बिल्कुल वैसा ही फंक्शन दिखेगा जैसा ईएमएफ दिया होगा। ईएमएफ अगर साइन ओमेगा टी दिया। एक दूसरी चीज बताई कि कई बार फंक्शन नहीं दिया होता, सिर्फ वोल्टेज लिखा होता है। सिर्फ वोल्टेज लिखा होता है मतलब वो आरएमएस वैल्यू है, और हमें कभी ओमेगा निकालना है तो 2 पाई एफ करके ओमेगा भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली कि दोनों का फंक्शन सेम फॉर्मेट में चलेगा, फेजर भी सेम होगा और वेव भी दोनों की सेम रहेगी। उसके बाद पावर की बात की तो हमने बताया कि पावर लॉस तो होता ही है, और पावर लॉस की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये साइन स्क्वायर की वजह से 2 ओमेगा आती है फ्रिक्वेंसी। मतलब जो पावर लॉस की फ्रिक्वेंसी है वो डबल फ्रिक्वेंसी होती है कंपेयर टू करंट या वोल्टेज सोर्स। फिर हमने पावर लॉस की एवरेज वैल्यू भी निकाली, और एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी, आरएमएस और IRMS। अच्छा, हमने सीरीज LCR सर्किट पढ़ा था, यहाँ पे R रहता है, यहाँ पर L रहता है, यहाँ पर C रहता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये वोल्टेज सारे रहते हैं, ये अपना करंट यहाँ पर रहता है। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं सीरीज LCR से। तो रेजिस्टर है, पावर में इंटू कॉस फाई हुआ करता था, सिर्फ रेजिस्टर है तो फाई कितना हो जाएगा 0, मतलब कॉस फाई क्या हो जाएगा 1। मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा है इस केस में, क्योंकि पावर फैक्टर कुछ है ही नहीं कम करने के लिए। तो इस टाइप पे फिर हमने सी सर्किट भी देखा। सी सर्किट देखें यार, चलिए किसने रिवाइज किया हुआ है, कोई एक्सप्लेन करेगा सी सर्किट के बारे में। जिसने रिवाइज किया है वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है सी सर्किट। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करे एक सिंपल कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। यार बोर्ड्स में भी है सारा कुछ, बोला भी है मैंने। यार मैं नेम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ यार, कोई समझाए कैपेसिटिव सर्किट में क्या क्या चीजें निकालते हैं कैसे। कैपेसिटर में हमें क्यों पता होता है, उससे हम आई निकाल लेते हैं, और जब आई देखते हैं तो आई कॉस का फंक्शन आता है। इसका मतलब क्या होता है, आई ऊपर है और जो ईएमएफ है वो पीछे चल रहा है। समझ आया, कैपेसिटर में करंट लीड्स विद द ईएमएफ। तो इसलिए जब हम ईएमएफ बनाते हैं तो यहाँ पर करंट होती है, क्योंकि आर होता है, इसलिए सी का जो वोल्टेज है वो हम नीचे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि करंट सी से आगे है सीरीज एलसीआर में। तो इसे कैसे फिगर में बना लेते हैं, इस तरीके से मैंने ये वेव का फिगर भी बना के देखा है कि वेव अगर चेक करना है तो आपको कैसे चेक करना होता है, t इज इक्वल टू 0 से, t इज इक्वल टू 0 पे रख के चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे सर्किट हम यहाँ पर देख सकते हैं, सी सर्किट, एल सर्किट। चलो अच्छी बात है, जो भी रिवाइज किया है जिन लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है, रिवाइज कर लिया है, रिवाइज कर लेना चाहिए था। अभी पूछ रहा हूँ यार, कोई स्टूडेंट जिसने रिवाइज किया है एक्सप्लेन करना चाहे सारी चीजें कर सकता है।
एक्सप्लेन करने से आपको भी कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि ठीक है, करंट निकाला सर, करंट का फंक्शन जो होगा वो 90 डिग्री आगे जाएगा। करंट मैक्सिमम निकालनी है तो जस्ट पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक नया नेम आ जाता है रिएक्टेंस करके, तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस करते हैं। यूनिट इसका भी ओम ही होता है, यूनिट इसका ओम ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ है और फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। फिर हमने इनका फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस बनाया, बाद में हमने इनके ग्राफ से भी बना के आपको सब दिखाए हैं कि ये 1/f पे है, मतलब ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा इस टाइप पे। फिर हमने पावर भी कैलकुलेट किया और बताया कि पावर लॉस बिल्कुल नहीं होता है सी सर्किट में। सेम चीज़ एल सर्किट में, एल सर्किट में करंट क्या होती है, 90 डिग्री पीछे होती है, तो लॉस कुछ भी नहीं होता है। तो अब देखो रिवाइज करने के ऊपर है, अगर रिवाइज करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। तो चलते हैं यार, हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग सॉल्व करते जाएंगे, बीच में मैं स्टूडेंट लोग से किसी से आंसर आपसे पूछता जाऊंगा, या जिसको सॉल्व हो जाता है वो बता सकता है, मतलब चैट कर सकता है कि क्या आंसर करेक्ट होगा। डन। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें सब लोग और सॉल्व करने का ट्राई करें। पेन रफ बुक लेके बैठे, सॉल्विंग स्पीड से करना है, जितना फास्ट कर पाओ उतना बेटर रहेगा। चले फर्स्ट रीड करते हैं। कैपेसिटर एलसी ऑसिलेटर है। चलो एलसी ऑसिलेटर के बारे में बताएं। एलसी ऑसिलेटर याद आ रहा है आशुतोष? चले बताएं एलसी ऑसिलेटर के बारे में कुछ, क्या पता है आपको एलसी ऑसिलेशन के बारे में? सर मतलब वो फेज डिफरेंस वो सब पता नहीं। नहीं, एलसी ऑसिलेशन याद है आपको? एलसी ऑसिलेशन होता है एनर्जी चार्ज ये सब लोग ऑसिलेट करते हैं, तो पावर लॉस होता है या नहीं, एवरेज पावर लॉस होता है या नहीं एलसी में? सर होता है। होता है। अबे पागल, क्या बता यार, पावर लॉस कब होगा? जब ये होगा, किसी भी सर्किट में जिसमें ये है तभी पावर लॉस होता है। हीट लॉस किसके क्रॉस होता है सिर्फ, तो पावर लॉस होगा क्या? नहीं। नहीं होगा यार, पावर लॉस जीरो होगा। ठीक। तो बेसिकली एनर्जी क्या होने वाली है, ऑसिलेट करने वाली है। डीसी में हमने क्या सॉल्व किया था? डीसी में हमने बताया था कि जो चार्ज की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, दोनों मिलके हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। याद आ रहा है डीसी सर्किट में हमने डिस्कस किया था। सेम चीज एसी में भी होल्ड करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, तो चले अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या देखें, so a capacitor has a maximum potential difference of this and maximum energy this। मतलब एलसी में जो मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो कितना है, 17, और एनर्जी कितनी है, इतनी। when the capacitor has a potential of this and an energy of this, what is the energy stored in the magnetic field? बताओ, क्या लगता है, क्या हमें पोटेंशियल की कोई ज़रूरत है क्या? जब क्यू निकालना होगा तब सीवी की ज़रूरत पड़ेगी ना, चार्ज हमें नहीं निकालना, हमें तो एनर्जी निकालना है। तो इनिशियली एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, 160। 160 160। एट एनी टाइम कैपेसिटर के पास कितनी है, 10। 10। 10 भाई कैपेसिटर के पास 10 है तो रिमेनिंग किसके पास होगी, इंडक्टर के पास। इंडक्टर के पास। रिमेनिंग इंडक्टर के पास होगी। तो इसका मतलब एल के पास एनर्जी कितनी होगी, 150 150। 150 होगी। सॉल्विंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। डन। हाँ। ओके, तो इस टाइप में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एलसी ऑसिलेशन के बारे में, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
रीड करें। इफ वी इंक्रीज द ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इन अ सर्किट विद अ प्योरली रेजिस्टिव लोड देन एम्पलीट्यूड क्या होगा, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो याद है भाई, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्लियर। तो वोल्टेज क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर क्या होगा अगर हम क्या बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी। तो ये बताओ यार, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे आर सर्किट को कोई दिक्कत होती है क्या, आर सर्किट का कुछ चेंज होगा क्या। नहीं नहीं नहीं। नहीं होगा, आर तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता है। सो हाँ आर हाँ। नॉट डिपेंड अपॉन एस, तो कोई टेंशन ही नहीं है, समझ आया क्या। तो ये बेकार ही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता है। चले थर्ड क्वेश्चन रीड करें सब। एक साइन कर्व दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। 3 अदर साइनोसॉइडल कर्व ए बी सी भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक एस है, ये एकदम प्योर साइन है एस, ये बाकी 3 अलग अलग है। विच इज करस्पॉन्डिंग द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ फाई। बताओ फाई की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव किस में होगी। याद है ऐसे कर्व को चेक करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कैसे चेक करते हैं। टी को 0 रख के। टी को 0 रख के, याद आया सबको कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक, एट टी इज इक्वल टू 0, ये रख के चेक कर लो। तो चलो मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से कोई इस टाइप के हैं, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव टाइप के हैं फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने टी 0 रखा तो y क्या है, नेगेटिव है, तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। बट पूछ रहा है कि ऑलरेडी फाई नेगेटिव होना चाहिए, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ फाई, ये नेगेटिव वैल्यू। तो अगर मैंने एट टी 0 पर चेक किया तो y आ जाएगा माइनस, मतलब साइन माइनस फाइव। अब देखो फाइव को नेगेटिव रख देंगे तब आंसर प्लस में आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ग्राफ कौन सा वाला करेक्ट होगा, प्लस ऑप्शन वाला, ए। ठीक है। सो अगर मैं फाइव की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा, इफ फाइव पॉजिटिव होता तो कौन सा आंसर करेक्ट होता, इसको करस्पॉन्डिंग सी वाला, देन y कैसा आता, नेगेटिव आता, कौन सा आंसर करेक्ट होता, सी वाला। सी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है फाइव कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब y कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो कौन से ग्राफ में पॉजिटिव मिल रहा है, ए में एंड बी में। अब पूछ रहा है किस में सबसे ज्यादा होगा, बताओ किस में सबसे वैल्यू ज्यादा है, ए में। ए में, क्योंकि एज फाई इंक्रीजेज साइन फाई भी इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो इसका मतलब मैक्स किसके लिए है, ए के लिए, तो ए वाला मैक्स हो जाएगा। सिंपल पैटर्न समझ आया क्या, हाँ कोई डाउट इसमें किसी को। नहीं नो सर। ओके गुड, चले फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ रीड करें सब। फिगर shows oscillating LC for 3 identical inductor and capacitor, T1 T2 T3 are time period of this circuits। तो आपको टाइम पीरियड बताना है। तो यार ये कैसा सर्किट है, एलसी है ना, एलसी सर्किट है, हाँ। हाँ ओके गुड। तो पूछ लेते हैं यार, ओके गौरी आप बताइए एलसी सर्किट का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। वन t is equal to 2 pi under 1 by LC। 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी, ठीक। ये सर्किट का एल और सी है। तो अब देखो सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट एल और सी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे सब में, क्लियर है। हाँ तो पहले सर्किट का क्या है, पहले सर्किट का एल क्या है, एल है, सी क्या है, C। सी है। चलो दूसरे सर्किट में बताओ एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा,
एल L. एल ही होगा। एक सेकेंड, एक एक माय मिस्टेक। ये तो फ्रीक्वेंसी होती है ना 1 अपॉन ये रूट एल सी, ये ओमेगा होता है, माय मिस्टेक। ये तो ओमेगा होता है ना 1/√LC, हाँ ओमेगा होता है। टी देखेंगे, क्वेश्चन में टी पूछा है, टी होगा 2 पाई/ओमेगा। इसका मतलब क्या आएगा, 2 पाई√LC आएगा। डन। अदरवाइज कंपैरिजन में गड़बड़ हो जाता है ना। चले सेकंड फिगर में बताएं, एल इक्विवेलेंट कितना है, एल सी इक्विवेलेंट कितना होगा। दोनों कैसे कनेक्टेड है, 2 सीरीज। सीरीज में। तो सीरीज में सी को कैसे लिखेंगे, 2C लिखेंगे क्या, नहीं सी नहीं, C/2. C/2 हो जाएगा। वेरी गुड। थर्ड बताओ, Parallel है 2C. एल तो एक ही है, सी इक्विवेलेंट कितना है, पैरेलल है। ये इससे कनेक्टेड है और ये दोनों देखो, ये सेम एंड से कनेक्टेड, ये सेम एंड से कनेक्टेड, तो दोनों पैरेलल है। मतलब कितना हो जाएगा, 2C। तो बताओ यार किसका टाइम सबसे ज्यादा है, 3 का। Third one का. फिर ये, फिर ये। 3 2 1, देखो 3 2 1 कहाँ दिख रहा है, बी सॉरी 3 1 2, 3 थ्री सी। वन टू ये। अभी समझ आया क्या सब लोग को, हाँ पक्का। थोड़ा मोमेंटम समझ में आया कि कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को सॉल्व करना है और आंसर चैट बॉक्स में एंटर करना है। देखें कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर देता हूँ। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी, एल इतना है, सी इतना है, द करंट इनिशियली इज मैक्सिमम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद है एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, फर्स्ट टाइम कैपेसिटर कितनी देर बाद फुल्ली डिस्चार्ज होता है, बताएं। T/4. T/4 पे, पक्का ना, सबको ये याद है ना। पूरा एक ऑसिलेशन होता है, पहले डिस्चार्ज होता है, फिर वापस अपोजिट चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर प्रॉपरली चार्ज होता है। तो बेसिकली T/4 कराया हुआ है नोट्स में, टेंशन नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 5 का क्या आंसर होगा, T = T/4। अब जल्दी से टी निकाल दो सब लोग। टी का फॉर्मूला भी मैंने कर ही दिया यहाँ पर, सॉल्व करें जल्दी से, बताएं क्या होगा। यूनिट्स अच्छे से रखना है, सब प्रॉपर रखना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा फिर। थ्योरी के साथ साथ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से याद रखना है। Sir, option A. ऑप्शन ए, पक्का सबने सॉल्व किया, ऑप्शन ए आ रहा है। टी कितना आ रहा है, इसका मतलब 7 × 4, मतलब टी आ रहा होगा इतना, और हमें आंसर क्या करना है, T/4। डन। भाई ये एल है, मिली हेनरी है, इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक, ये माइक्रोफैरड है, इंटू 10⁻³ कितना हुआ, -6 हो गया, -3 -6 -9 हो गया। रूट के अंदर सॉल्व करना है, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, बस सॉल्व कर देंगे आप लोग, हो जाएगा। डन। हाँ हाँ sir. गुड। 6 देखें, अ चार्ज कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब अभी भी क्या चल रहा है, सर्किट एल सी। एलसी चल रहा है। T0 पर बताना है, T इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होगी, T0 पर कैसा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन दी हैं। चले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कौन कौन सा करेक्ट हो रहा है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 आफ्टर T/2, करेक्ट है या नहीं। T0 पर क्या है, कैपेसिटर चार्ज है और इंडक्टर अनचार्ज है। एट T0 ये क्या है, चार्ज है।
तो बताओ T/4 बार बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ये फुल डिस्चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। याद आ रहा है कुछ, कितने टाइम बाद होता है ये T/4 टाइम बाद। अब जब ये वापस चार्ज होगा तो अपोजिट पोलरिटी पे चार्ज होगा, मतलब अगर ये प्लस और ये माइनस है तो दोबारा जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो क्या होगा, ये वाला प्लस बनेगा और ये माइनस। याद आया, सबको समझ आया? ठीक है, चले तो देख लेते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 आफ्टर T/2, सही है क्या? नहीं। नहीं। फिर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 आफ्टर T/4, सही है क्या? हाँ। डिस्चार्ज हो गया। किसको मिल गया पूरा, इंडक्टर को मिल गया पूरा चार्ज। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम एट T/2। बताओ T/2 मतलब यहाँ पर है, कैपेसिटर में है ना पूरी एनर्जी। हाँ पूरी एनर्जी किसके पास है, हाँ कैपेसिटर के पास है। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम एट T/4। बताओ T/4 पर हाँ किसके पास है एनर्जी पूरी, इंडक्टर के पास। इंडक्टर। तो मतलब ये भी करेक्ट है। क्या आंसर हो जाएगा फिर, डी। डी। पक्का समझ आया? हाँ। ओके, गुड। नंबर 7 देख लेते हैं। देखो, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी फॉर प्योरली कैपेसिटिव लोड, क्या होगा? सबसे पहले देखें कि अगर प्योर कैपेसिटर है तो क्या यूज होगा वहां पर, एक्स सी। 60 एक्स सी क्या होता है, 1/c 1/ω/c। यस, 1/ω। ये हो गया 1/ω/c, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिखे तो एज ओमेगा क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहे हैं, ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक्स सी क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्लियर? तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। डिक्रीज होगा। यस, सो देन करंट इंक्रीजेस। क्लियर? डन? हाँ। अच्छा, फिर ये बताओ ये एम्पलीट्यूड ऑफ वीसी क्या है, फिर ये एम्पलीट्यूड ऑफ वीसी क्या है, ये है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। तो जब एक ही कैपेसिटर है तो पूरा ये जो ईएमएफ है वो तो पूरा कैपेसिटर को ही मिल जाने वाला है ना। क्लियर? तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना मिलेगा, जितना ईएमएफ आपने लगाया है। तो क्या वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, वीसी तो डिपेंड ही नहीं करता है फ्रिक्वेंसी पे। डन? ओके, तो इसमें क्या सिचुएशन हो जाएगी, फिर नंबर 3 ही करेक्ट है सिर्फ, बाकी वीसी के बारे में कुछ भी पॉइंट नहीं है। नंबर 8 देखें, रीड करें सब। प्योरली इंडक्टिव है, क्या होगा प्योरली इंडक्टिव, एक्सएल। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल। सो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे मतलब ओमेगा इंक्रीज करेंगे मतलब एक्सएल इंक्रीज होगा, तो करंट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगी। क्लियर? हाँ। ओके, डी। चले 9 नंबर करें फिर। अच्छा, एक चीज और, इसमें फिर 4 ऑप्शन कहीं पे मिल भी नहीं रहा है, डी में ही मिल रहा है। अच्छा, ए ऑप्शन भी तो करेक्ट ही होगा ना, वीएल डिपेंड नहीं करता ना एफ पे, वी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नाइन रीड करें, क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये गिवन है, तो विच इज इन रेजोनेंस। बताओ रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है,
फॉर एलसीआर रेजोनेंस क्या होना चाहिए? XL is equal to XC. यस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। बस देख लो किसमें ठीक है। 3. ओके, नंबर 10 देखें। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन नंबर 10? किसी को समझ आया क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या चीज पूछ रहा है? टू इंक्रीज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिवाइस टू द लोड। बताओ, किसी एक डिवाइस से एनर्जी आपको लोड तक पहुंचानी है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए? एनर्जी कब ट्रांसफर होगी? जब लोड का क्या चीज ज्यादा होगा? ईएमएफ ऑफ लोड हमें देखना है। आप समझ रहे हैं? सो ईएमएफ ऑफ लोड जो है वो हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पे? सॉरी, लोड नहीं, एक डिवाइस होगा। सो डिवाइस से हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? लोड के पास। तो एनर्जी लोड की मैक्सिमम कब होगी? फॉर ई मैक्स दो चीजें मैक्स होनी चाहिए, इधर करंट मैक्स हो जाए और क्या हो जाए? वी मैक्स हो जाए। करंट मैक्स होने से प्रॉब्लम क्या आ जाती है? करंट मैक्स अगर हमने सर्किट में किया तो जो डिवाइस है उसमें क्या होने लगेंगे? लॉसेस ज्यादा होने लगेंगे ना। सो बेसिकली क्या मैक्स करते हैं फिर? V. वी E मैक्स, वी को इंक्रीज करते हैं। तो बताओ, अगर मुझे लोड में वी को बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए? तो ये हो गया फर्स्ट, प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी। तो अगर मुझे सेकेंडरी का पोटेंशियल बनाना है तो इसका मतलब किस पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए? NS. सेकेंडरी में। क्लियर? सो पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लूप्स इन सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ लूप्स इन प्राइमरी। समझ आया क्या सबको? एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है इनडायरेक्टली। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आपको एसी में भी देखने को मिलेंगे। याद है, मैंने ट्रांसफार्मर में पहले ही आपको ये बताया था कि जब एसी का टेस्ट होगा तो ये मत सोचना कि में भी ट्रांसफार्मर नहीं हो, एसी के टेस्ट में भी ट्रांसफार्मर रह सकता है। चले सॉल्व करना स्टार्ट करें आप लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। अच्छा, 12 छोड़ देना है। 12 किसका क्वेश्चन है? ईएम वेव का है। अभी ईएम वेव नहीं सिखाया मैंने, सो ईएम वेव छोड़ देना है। 11 नंबर करें सब लोग जल्दी से। अच्छा बताओ, क्या चीज मैंने बताया था, क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवरेज निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? अरे समझ आ रहा है सबको?
टाइम एवरेज इंटरवल। निकालने के लिए टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट होती है। अब पता कैसे चलेगा कि ये टी है, t/2 है, t/4 है, ये कैसे पता चलेगा? टी कैसे पता चलेगा कि ये कितना है? सर वो फ्रीक्वेंसी से ओमे से वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। वी नो दैट गिवन है कि हम कैपिटल टी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी से? 1/f। 1/f देखो कितना हो जाएगा, 1/50 कितना आएगा? 0.02 0.02 तो इसका मतलब क्या हमसे पूछा हुआ है? T/2 t/2 पे। फॉर 2t t/2 पर, 2t नहीं, t/2 पर पूछा हुआ है। फॉर t/2 एवरेज वैल्यू कैसी होगी? तो बताओ t/2 पर कैसी होगी एवरेज वैल्यू? पॉजिटिव होगी, जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो, इज नेवर जीरो और दिस, क्या सिचुएशन होगी फॉर t/2? तो कुछ याद आ रहा है मैंने क्या समझाया था कि यार बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ से t/2 देख रहे हो। अगर आपने 0 to t/2 देखा तो क्या आंसर आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर आपने t/2 टू सॉरी t/4 to 3 t/4 टू 3t/4 देखा तब क्या आंसर आ जाएगा? 0 जीरो। और अगर आपने t/2 टू सॉरी टी देखा तो क्या आंसर आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से वेरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। मतलब सिर्फ इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है कि वो इंटरवल कहाँ पे लिया हुआ है। तो आंसर क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो और मे बी जीरो? maybe 0 मे बी मे बी जीरो। इज नेवर जीरो हो सकता है क्या? नहीं नहीं, नहीं क्योंकि ये जीरो हो गया ना, यहाँ पर जीरो हो गया। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन होगी। समझ आया क्या सबको? हाँ अच्छा चले, 13 बताएं। 13 कोई स्टूडेंट आंसर करे। अल्टरनेटिंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसीए मीटर, बताएं क्या रीजन है? average value of Average zero. complete cycle is 0 वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए हो जाएगी जीरो, इसलिए वो आंसर जीरो आएगा। गुड। 14 देखें। बताओ पहले कि ये ईएमएफ दिया हुआ है, दिख रहा है? ईएमएफ है, ये करंट है। बताओ कैसा सर्किट होगा? कौन सा सर्किट है ये? आई T लैग्स बाई 90 डिग्री विद वी। कौन सा सर्किट है जिसमें करंट पीछे है? L circuit सी प्योर इंडक्टिव। L circuit पक्का ना? इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा साइन ओमेगा टी होता है, तो हमारा पीछे आ रहा है। कौन सा सर्किट हो गया ये? L circuit क्लियर? तो करंट हमें देखना है कि ये हमारा जो है ईएमएफ है। ईएमएफ से करंट कहाँ पर होती है? पीछे। तो इससे बेटर हम क्या चीजें देखते हैं? हम सीधे एलसीआर देखेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं फिर से सिखाता हूँ आप लोग को कि याद क्या करना है, लर्न क्या करना है। लर्न आपको सबको एलसीआर करना है। लर्न करके रखो एलसीआर। क्या कि एलसीआर में पोटेंशियल कहाँ कहाँ होता है? वी आर कहाँ होता है? यहाँ। वी एल कहाँ होता है? यहाँ। वी सी होता है यहाँ पर। और करंट कहाँ होती है? आर के अलॉन्ग। R के अब बताओ करंट किससे पीछे है? L से एल से पीछे है। समझ आया? तो ये कैसा सर्किट है? प्योर इंडक्टर सर्किट है। सो इसका मतलब ये लैग कर रही है इससे, तो इसका मतलब क्या है? ये प्योर इंडक्टिव। जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी, बट मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग को सिखा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें देख सकते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट है। अच्छा, तो क्या पूछा है इसने? देन द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट विल बी। 0
बताओ भाई, प्योर इंडक्टिव में पावर कंजम्पशन 0। 0 होता है, पक्का? हाँ। गुड, ओके। 15 करें। फिफ्टीन में क्या दिया है? वोल्टेज दिया है, कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर दिया है 1 माइक्रोफैरड। द रीडिंग ऑफ अ मीटर, मतलब क्या पूछा है? I आई पूछा है, तो आई कितना हो जाएगा? पहले निकाल लेते हैं आई नॉट। क्या होगा? ईएमएफ नॉट अपॉन एक्स। X ठीक, सो मैक्सिमम ईएमएफ कितना है? 200√2 अपॉन ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ये एक्ससी कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा सी ओमेगा सी। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? ओमेगा कहाँ से मिल जाएगा? टी के साथ जो ये टी के साथ जो है फ्रीक्वेंसी, सो ये हो गया 1 अपॉन 100 इंटू माइक्रोफेरेड कितना है? 1 1 10⁻⁻6, तो बचेगा 10⁻⁻4 और ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 10⁻, 2 जीरोस कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 इंटू 10⁻², इंटू √2 है। पता है मैंने √2 क्यों लिख के रखा है? हमने वैल्यू निकाली आई नॉट, और कुछ याद आ रहा है मैंने क्या सिखाया था? कि रीडिंग हमेशा क्या बताता है? अमीटर। आरएमएस। आरएमएस तो कंफ्यूज नहीं होना और गलत नहीं करना, रीडिंग हमेशा क्या आएगी? आई आरएमएस आएगी। तो √2 का डिवाइड कर देंगे, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻², मिली एम्पियर में चाहिए तो 20 मिली एम्पियर। कोई डाउट किसी को 15 में? समझ आया? तो अब जल्दी हाँ से सर। 16 और 17 सॉल्व कर दें सब लोग। चले 16 17 जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। देखो 16 में क्या दिया है? इतना वोल्ट, इतना फ्रिक्वेंसी, एसी सोर्स कनेक्टेड टू इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर, व्हाट इज द करंट? कौन सा सर्किट हो गया ये? LR एलआर। तो एलआर का जेड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। XL²। याद आ रहा है? गुड। अब प्रॉब्लम होती है एक्सेल को निकालने में। मैंने पहले बताया था एक्सेल को पहले से निकाल के रख लो। क्या होगा? ओमेगा एल। ओमेगा दिया है क्या? नहीं, क्या दिया है? एफ Frequency दिया है, तो 2 पाई एफ इंटू एल निकाल लेते हैं। तो 2 पाई एफ कितना है? 50, और एल कितना है? 0.2। डन? समझ आया? सो ये कितना हो गया? 20 पाई। 20 पाई। अच्छा, अभी आर कितना है? 20 है, तो इसका मतलब जेड कितना हो जाएगा? अब देखो यार, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग भी बताई हो कि एसी सॉल्विंग में टफ रहता है यार। एसी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाएगा। तो देखो 20 पाई का स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है, कॉमन ले सकता हूँ ना 20। रूट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस पाई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को? यार ये सब नो। हाँ, गुड। अब देखो करंट, करंट क्या हो जाएगी? ईएमएफ डिवाइडेड बाय जेड। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं आई का। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या पूछा है? आरएमएस पूछा है या मैक्सिमम पूछा है? मैक्सिमम। नहीं, मैक्सिमम नहीं। जब कुछ भी नहीं बोला हुआ है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, तो मैक्स करंट बोला होगा क्या? नहीं, मैक्स करंट होगा तो बोलेगा मैक्स करंट। कुछ भी नहीं बोला है मतलब कि जर्नल करंट चाहता है, वो रीडिंग लेना चाहता है। इसका मतलब क्या देखना चाहता है? आरएमएस।
तो ऐसा कभी भी हो तो आप समझ जाओ कि मैंने बताया था कि अगर कुछ भी नहीं कहा तो ये वैल्यू कैसी है, RMS है ये। RMS. तो इसका मतलब ये है कि बस इसी वैल्यू को आपको यूज करना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ना ही हमें आई नॉट चाहिए, ना ही हमें ई नॉट चाहिए, सिर्फ करंट पूछा है, मतलब रीडिंग पूछना चाहता है वो। डायरेक्टली 220 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर देंगे 20 रूट ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर। अब देखो अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ये 0 कैंसिल आउट, 11 बाई रूट 11, तो मतलब आई का आंसर क्या आ जाएगा 11 बाई, ये पाई स्क्वायर को क्या मान सकते हैं 10 मान सकते हैं ना, तो इसका मतलब रूट 11, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 11। रूट 11 की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आंसर कौन सा D. अभी ओके यार, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. गुड। देखें 17, बताओ ये कौन सा सर्किट है, LCR. पूरा LCR है, और V गिवन है 20 cos ओमेगा t, जहाँ पे ओमेगा 2000 दी है आपको। क्या पूछ रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विल बी नियरेस्ट, करंट पूछ रहा है, तो मतलब क्या फाइंड करके रखना है हमें इस बार, Z क्या हो जाएगा याद है, LCR में R. रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लक आपका थोड़ा सा कम अच्छा है अगर उसने डायरेक्ट XL नहीं दिया है, XC नहीं दिया है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो आप देखो कि इसके साथ इसने दिया है 4 ओम, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका XL 4 ओम है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. वेरी गुड, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, XL 4 नहीं है, वो तो निकालेंगे, इसका इंटरनल 4 है। तो इसका मतलब अगर मैं R जब लिखूंगा ना, R इक्विवेलेंट, तो वो आएगा 6 प्लस इसका वाला इंटरनल, R 4 ओम है, तो इसका मतलब 6 प्लस 4 10 लिख यूज करेंगे हम, ये जो R यूज करने वाले हैं। डन। बाकी XL XC निकालो जल्दी से, Z निकालो, करंट निकालो, जल्दी से सॉल्व करें सब लोग और आंसर बताएंगे। AC कैलकुलेशन में थोड़ा टफ होती ही है, बट आपको करना पड़ेगा। चले सब लोग जल्दी से निकालें और सॉल्व करें। Sir, B. ओके गुड, बी। बाकी लोग सॉल्व करें। अच्छा Z कितना आ रहा है सॉल्व करके, 6. सबको आया Z, सबने सॉल्व किया, 6 आया क्या, So root 136 है. रूट 136 आया, ये तो 6 से काफी ज्यादा है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मतलब ऐसे करोगे, कैलकुलेशन भी अब मुझे ही लिखनी पड़ेगी। 6 कैसे आ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आंसर तो 10 से ज्यादा ही आएगा ना, 10 स्क्वायर प्लस है ना, आंसर तो 10 से ज्यादा ही आएगा, पता नहीं क्या सॉल्व करते हो यार, 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर 10 हो चुका है ना यार। चलो यार लिख लेते हैं, XC क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, सो ओमेगा 2000, C कितना है 50 माइक्रोफैरड, सो 2000 और 50 माइक्रोफैरड, देखें 1 अपॉन 2000 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो देखो कितना बचेगा, 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, और कितने जीरोस है 4 जीरोस 5 जीरो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, तो मतलब XC कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है XC आ गया 10। XL देखो ये क्या होगा ओमेगा L, तो L कितना है 4 मिली,
मतलब 10⁻³ सो 2000 इंटू 10⁻³ तो ये तो आ गया 2 नहीं 5 है यहाँ पर 5 मिली है इंटू 5 भी है तो 10 आंसर क्या आ गया 10। भाई ये तो रेजोनेंस सर्किट बन गया XLXC। हाँ क्या 136 कौन लेके आया यार, क्या करते हो यार तुम लोग। आंसर आएगा 10। सो इसका मतलब करंट। अब बताओ मैक्स पूछा है या क्या पूछा है, टेंशन ही नहीं लेनी है। क्वेश्चन में अगर उसने फंक्शन दिया है तो मतलब इसका मतलब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। देखो द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है इसका मतलब पूरा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। समझ आया क्या कि क्या पूछ रहा है। सो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है मतलब आई मैक्स पूछ रहा है आपसे। वो क्या हो जाएगा EMF बाई आर, आर मतलब Z। सो 20/10 क्या आ जाएगा आंसर 2 2। क्लियर। हाँ हाँ यार सॉल्विंग सही करो, इससे नहीं काम बनेगा। और डीसी पांडे सॉल्व कर लेना ये सॉल्व कराने के बाद। चले द पावर फैक्टर इन एन AC हैविंग R रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा। बताओ RL सर्किट में कैसे निकालते हैं पावर फैक्टर। RL सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई। कैसे निकालते हैं cos फाई कैसे निकालते हैं। अरे cos फाई का फॉर्मूला RZL जब ये सब दिया होता है R/Z R और ये L, सो क्या होता है R/Z। Z Z और RL का Z कैसे निकालते हैं रूट ऑफ R square स्क्वायर प्लस XL मतलब ओमेगा L का स्क्वायर। डन। देख लो कौन सी सिचुएशन से मिल रहा है ऐसा आंसर। क्लियर। हाँ चले 19 बताएं आप। आप में से ही कोई आंसर करेगा 90। आंसर देख के क्या लग रहा है कि आंसर में क्या दिखना चाहिए। आंसर्स देख के क्या लग रहा है सब में ये Z टाइप की चीज दिख रही है ना। हाँ RL सर्किट में Z क्या होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। अब बताओ हमें क्या चाहिए पावर के कितने फार्मूले हैं VI स्क्वायर R मतलब यहाँ पे Z होगा या फिर V²/Z। बताओ कौन सा यूज करना चाहिए। V²/Z V²/Z तो ये है V²/Z। ये करेक्ट है क्या, ये करेक्ट है क्या। नहीं नहीं है, नहीं गलत लिखा है ये। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा V²/Z से, तो फिर क्या ट्राई करना चाहिए। I² अच्छा एक सेकंड, सॉरी माय मिस्टेक। मैक्सिमम पावर नहीं पूछा है, पावर डिसिपिएटेड पूछा है ना, तो साथ में cos फाई भी होगा। इन सब के साथ में इनटू में क्या होगा cos फाई भी रहेगा, इसे नहीं भूल जाना है। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन है V²/Z इंटू cos फाई को क्या लिख सकते हैं R/Z R/Z। तो ये क्या हो जाएगा V²R/Z²। और Z अगर ये है तो Z² आप समझ गए। तो ऑफ कोर्स बी ऑप्शन मैच कर रहा है। डन। चले 20 ट्राई करें, जल्दी से सॉल्व करें 20 नंबर आंसर बताएं।
पता है, बहुत ही सिंपल है। क्या आंसर होगा एलसी के क्रॉस? बताएं क्या आंसर होगा? 100 होगा क्या? बताएं ये होगा क्या या नहीं? अमान बताओ, ये सही है या नहीं? ओके, अथर्व जाधव आप बताइए, ये करेक्ट है या नहीं? ओके, एम आई ऑडिबल और नॉट? एटलीस्ट यही बता दो। हाँ सर। ओके, तो यार ये क्यों नहीं बता रहे हो? ये 50 + 50 ऐसे करेंगे क्या? अरे भाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, डीसी करंट थोड़े है। एल और सी सेम फेज में होते हैं क्या यहाँ पर? नहीं। नहीं होते हैं। एल और सी के वोल्टेज क्या होते हैं? वेक्टर बना के किए जाते हैं हमेशा। तो एल का वेक्टर किस तरफ होता है? वी एल। ऊपर। वी आर इधर, वी सी इधर। डाउनवर्ड्स। अब पूछो आपसे किसका कंपोनेंट पूछा हुआ है? वी एल और वी सी का पूछा हुआ है ना, तो वेक्टर वाइज करेंगे पूरा। समझ आया? वेक्टर के साथ में विद फेज। ऐसे वेक्टर लगाते नहीं है क्योंकि वो साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। तो सिर्फ वी एल और वी सी क्या होंगे? इसका मतलब 50 इधर होगा, माइनस 50 इधर होगा, 50 इधर होगा। अगर सिर्फ वी एल और वी सी की बात करेंगे तो वो दोनों रियल में क्या हो जाने वाले हैं? कैंसिल। कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0। 0। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली यार, कि पोटेंशियल ऐसा तुरंत मत मार्क कर देना, हमेशा कैसे मार्क करना है? वेक्टर के फॉर्मेट में। डन। चलो 21 रीड करें और थोड़ा बताते रहे यार। ये पॉइंट समझ में आया ना सबको? हाँ सर। चले गुड। 21 रीड करते हैं। A bulb and a capacitor are connected in series to a AC. Its frequency is increased while keeping the voltage same. बताओ क्या टेंशन होगी? बल्ब को क्या प्रॉब्लम होने वाली? अच्छा, बल्ब ग्लो करेगा, कैसा ग्लो करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? वोल्टेज। अरे वोल्टेज, वाह यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया कि बल्ब ग्लो करना किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अरे यार, बल्ब ग्लो करना किस पे डिपेंड करता है? करंट। करंट। करंट पे डिपेंड करता है यार। करंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग बल्ब ग्लो रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि करंट क्या होगी सर्किट में? तो कैपेसिटर है ना। क्लियर? तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी क्या की, बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो क्या बढ़ जाएगा उसकी वजह से? ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा तो एक्ससी का क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। एक्ससी कम हो जाएगा तो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो बल्ब का क्या होगा? तो ज्यादा ग्लो। ज्यादा ग्लो होगा। चलो 22 रीड करें।
चलो कोई आंसर कर दो रीड करके। कोई आंसर कर दो भाई 22 नंबर। कोई स्टूडेंट आंसर करे यार। 2 ओमेगा। हाँ, इतना सोचते क्या हो, मुझे समझ क्या सब चुप बैठते हो और कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना तो बताया हुआ है। पावर ईएमएफ नॉर्मल जो वोल्टेज या करंट अप्लाइड है उससे कितना फ्रिक्वेंसी पे होता है, डबल फ्रिक्वेंसी पे आता है। चले 23 रीड करें और आंसर करेंगे, ठीक है। 23 टाइम ले, 1 मिनट ले और सारे चेक करें कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। चले आंसर करें। पहला 23 किस टाइप का सर्किट है? 23 सी सर्किट, आरसी। आरसी सर्किट है, ठीक है। अच्छा, ये जो V1 और V2 है ये क्या है? V1 किसकी रीडिंग है? आर वोल्टेज अक्रॉस आर की। आर और V2 किसकी रीडिंग है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की। और एमीटर किसकी रीडिंग है? एमीटर की रीडिंग क्या होगी? टोटल आई सर्किट की। तो कैसे निकालेंगे टोटल आई सर्किट की? ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। आर आर। बस नहीं होगा, मतलब जेड जेड होगा यहाँ पे। और जेड क्या है यहाँ पर? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। यस, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अच्छा चलो अब देखना शुरू करते हैं। द रीडिंग ऑफ ए एंड V2 आर ऑलवेज इन फेज। तो देख लेते हैं आरसी सर्किट में वी आर कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल में। वी सी कहाँ होता है? नीचे की तरफ। और करंट कहाँ होती है? आर की डायरेक्शन। आर की डायरेक्शन में। और ईएमएफ, नेट ईएमएफ कहाँ होगा? इधर। ये होता है जेड, मतलब क्या? ईएमएफ। तो ईएमएफ होता है यहाँ, करंट होता है यहाँ। चलो अब जल्दी से आंसर करते हैं। रीडिंग इन ए एंड V2 आर इन फेज। दिख रहा है क्या V2 और ए फेज में है? नहीं। नहीं। तो बेसिकली ये V1 है और ये V2 है। आई किसके साथ फेज में है? V1 के है। तो ये करेक्ट है क्या? नहीं। रीडिंग ऑफ V1 इज अहेड इन फेज विद रीडिंग इन V2। बताओ V1 आगे है V2 से या नहीं? हाँ। सही है, करेक्ट है। ये इससे आगे है ना V1। ओके। रीडिंग इन ए एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज। सही है या नहीं? हाँ। ये बिल्कुल फेज में है, सही है, करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट होगा। इसमें और अच्छा क्वेश्चन ऐड कर सकता था क्या कि नहीं ऐड कर सकता। अगर कि एक एमीटर ऐसा लगा देता इसके और इसके क्रॉस V3, तो मतलब V3 किसकी रीडिंग हो जाती? इसकी। समझ आया क्या? हाँ। पॉइंट समझ आया? V3 मैंने क्या किया, पूरा सबके क्रॉस कनेक्ट कर दिया। आया पॉइंट समझ में सबको? V3, तो V3 क्या हो जाता? नेट ईएमएफ जैसा हो जाता। तो वो किस पे होता? करंट उससे ऐड होती है, फिर मैं बोल देता कि वो करंट से पीछे की तरफ है। ये भी एक
पैटर्न हो जाता, बट अभी के लिए 2 and 3। डन। पक्का सबको समझ आ गया ना, समझ आ रहा है? हाँ। चले थोड़ा फास्ट कर लेते हैं सॉल्विंग। 24 देखें। कैपेसिटर इज चार्ज, मतलब पहले कौन है? कैपेसिटर चार्ज और स्विच ओपन किया है 0 पर। द शॉर्टेस्ट टाइम t एट विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 0। बताओ कितनी देर में चार्ज 0 हो जाता है? T/4 t/4 में। और वेयर t क्या होता है? 2 पाई root 2 pi LC. root LC. LC। तो क्या आंसर हो जाएगा? C। ठीक है। 25 देखें। बताओ जब एनर्जी दोनों में सेम हो जाएगी क्या करना रहेगा? दोनों में एनर्जी सेम है, मतलब दोनों में कितनी कितनी एनर्जी है? Half half. हाफ हाफ। सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज सेम एज एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ई कैप इज 50% ऑफ टोटल। और टोटल तो इनिशियली कैपेसिटर की ही थी ना, याद है? हाँ। टोटल इनिशियली किसकी थी? कैपेसिटर की थी। तो कैपेसिटर का क्यू स्क्वायर बाई 2c क्या हो जाएगा? 50%, दैट इज हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्या है यहाँ से क्यू? Q/√2। क्यू बाई रूट टू। चार्ज अगर 1/√2 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% एनर्जी चली जाएगी। डन। हाँ। 26 ऑलरेडी हो चुका है। 27 बताएं। कॉस है और एक साइन है, तो इसका मतलब ये साइन वाला होगा I1, और ये सॉरी I1 है कॉस वाला और I2 है साइन वाला। और क्या निकालना है? RMS। C ऑप्शन। क्लियर? तो हमें पता है फिर IRMS कैसे निकाल सकते हैं। डन। याद है IRMS निकालना सिखाया था? हाँ. हाँ। हाँ। तो बताओ क्या आंसर IRMS का आंसर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होगा? नहीं। नहीं। ये किसका आंसर है? नहीं. मैक्स। मैक्स Max का. I नॉट का है। गुड। और IRMS अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा? I0/√2। बाई रूट। Upon √2. गुड। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा आंसर बैठ रहा है। ये आंसर C ठीक है। ऑप्शन। ओके। बताएं 28 चोक कॉइल क्या होता है? क्या होता है चोक कॉइल? इंडक्टर। इंडक्टर, बट आइडियल नहीं, रियल इंडक्टर। तो रियल इंडक्टर मतलब एक जो चोक कॉइल है वो रियल में क्या होगा? थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसमें रहेगा ही रहेगा। क्लियर? सो एल हाई होगा और लो आर रेजिस्टेंस। थोड़ा सा होगा बट लेस होगा काफी। डन। हाँ। ओके। 29 बताएं। 29 सॉल्व करें। चलो जल्दी से सॉल्व करके वैल्यू बताएं 29 पे।
चले कोई आंसर बताए जल्दी से। 29 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाना। बताए ये सही है या नहीं, करेक्ट है या नहीं? नहीं। ओके वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सेम फेज में नहीं होते हैं। वीएल कहाँ होता है, वीआर कहाँ होता है? वीआर यहाँ होता है और वीएल ऊपर अपवर्ड। तो इसका मतलब समझे, ये होगा नेट ईएमएफ, वी नेट। तो क्या आंसर आएगा इसका मतलब? रूट ऑफ 200 स्क्वायर 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। कितना आ रहा है नियरली ये? 250. ओके नियरली 250 आ रहा है, ठीक है गुड। तो जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करना है आप चीज़ों को। चलो इसे सॉल्व करें जल्दी से। 30 30 31 जल्दी जल्दी करते हैं। नेट ईएमएफ पूछा है, बताएं कैसा हो जाएगा नेट ईएमएफ? अंडर रूट बी आर स्क्वायर। फेजर बना लो तुरंत। तो वी आर कितना है? 80। 80. वी आर रखते हैं यहाँ, वी एल ऊपर रखते हैं, तो वी एल कितना है? 40। 40. वी सी कितना होगा? 100। 100. तो स्टेप 1 जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये 60. 40 और ये 100। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा यहाँ पे? 60 60. और ये 40। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? वो 80. अच्छा ये 80 है, ओके हाँ। तो ये 80 है। सो रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर मतलब 100। 100. गुड, ठीक है। नेक्स्ट पावर फैक्टर बताया रेजोनेंस में। Point five. रेजोनेंस में क्या होता है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना, हाँ। बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो पूरी करंट कहाँ जाती है? इधर ही जाती है ना। तो फाई कितना आ जाता है इसका मतलब? 0 जीरो। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 0। अच्छा सर फाई जीरो है, One. फाई वन। 1 प्योर रेजिस्टर सर्किट बन जाता है, प्योर आर सर्किट बन जाता है, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? हाँ। ठीक है ओके गुड। चले 32 सॉल्व करें जल्दी से। सॉल्विंग एकदम फास्ट रखना है, जल्दी से बताए, बहुत सिंपल से ही क्वेश्चन था। कैपेसिटेंस दिया है, रिएक्टेंस दिया है, मतलब एक्सी पता है 1/ओमेगा सी। क्या पूछा है? एफ पूछा है। सो ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ इंटू सी। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 पाई एक्स सी इंटू सी। बस सबको रख देना यार। 2 पाई एक्स सी की वैल्यू कितनी दी है? 5 इंटू 10। रिएक्टेंस 1/1000 इंटू कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफेरेड। 5 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर? तो यहाँ से देखें एफ की वैल्यू जल्दी से क्या आ गई?
तो ये 3 zeros और ये माइक्रोफेरेड ये ऊपर जाएंगे, सो 10 to the power -9 हो जाएगा, 10 है नीचे, सो 10 to the power 9 मतलब मतलब ऊपर +9 रहेगी अपॉन यहाँ पर रहेगा 10 पाई। तो आंसर्स मेगा हर्ट्ज में है, कुछ हमारे पास हर्ट्ज वाले आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 10 पाई इंटू 10 to the power 6 हर्ट्ज। तो ये बन जाएगा मेगा हर्ट्ज, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलो 33 आंसर करें, रीड करें 33। चले, तो क्या लग रहा है ये दोनों सर्किट किस टाइप के हैं? ये एक एलसी ऑसिलेटरी सर्किट टाइप का बन रहा है ना, सबको समझ आ रहा है? बट साथ में आर भी है, तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? नहीं। इसका मतलब ये होगा कि लॉस तो होने ही वाला है, तो एलसी ऑसिलेशन तो है, एलसी ऑसिलेशन तो है, बट कैसा वाला ऑसिलेशन है? अरे यार, डैम्प्ड। डैम्प्ड वाला ऑसिलेशन है, क्योंकि रेजिस्टर है तो लॉस होता रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले एनर्जी इसके पास आएगी, ये ग्लो करेगा, फिर ये पूरी ट्रांसफर कर देगा, सॉरी पहले कैपेसिटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि T0 पर कैपेसिटर पूरी करंट पास होने देता है, तो पहले चार्ज कौन होगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर V1 ग्लो करेगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, इसे देगा, ये ग्लो करेगा, फिर वापस से ये इसे चार्ज कर देगा और अल्टरनेटिवली जलते रहेंगे। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर बोथ बल्ब विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, सही है क्या? है। नहीं, क्यों? क्योंकि लॉस कंटिन्यूअसली होता रहेगा, डैम्ड होता रहेगा वो। Bulb B1 will light up initially and goes off. Bulb B2 will on constantly. ऐसा होगा क्या? नहीं, ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन है, वापस से B1 ऑफ हो जाएगा और फिर B2 होगा, तो ऑफ कोर्स ये भी इनकरेक्ट है। डन। चले 34 बताएं। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर पूछा है, मतलब क्या पूछा है आपसे? एक्ससी। एक्ससी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा 1 सी। 2 पाई एफ सी। सो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्ससी क्या होगा? 0 लेस होगा। प्लस होगा। क्लियर? तो 34 के लिए क्या हो जाएगा? लेस होगा। डन। जब इनफाइनाइट रखेंगे तब 0 होगा, तो इनफाइनाइट नहीं रखेंगे ना। चलो 35 बताएं। बहुत ही सिंपल, क्या हुआ इसमें बताएं, क्या सिचुएशन होगी, आंसर करें। फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, अगर सी को ऑफ कर दिया तो, सॉरी सी को 2C किया, तो इसका मतलब एल को क्या करना पड़ेगा? L/2। ओके, तभी तो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, वैसे ही पहले जैसे मेंटेन रहेंगी। एल को L/2 कर देंगे। 36 करंट ग्राफ दिया हुआ है, हमें क्या बताना है? वोल्टेज का क्या करेक्ट ग्राफ होगा? करंट अगर हमें ऐसी दी है इंडक्टर कॉइल में, बताएं इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज कैसे निकालेंगे अगर हमें करंट ऐसे दी है? ये तो प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, ये बताएं इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज कैसे निकालते हैं अगर करंट हमें गिवन है?
एल में याद आ रहा है, एल में वोल्टेज कैसे निकालते हैं? प्रीवियस चैप्टर का, इस चैप्टर का नहीं है। LDI/dt। एल डी आई बाई डी टी, क्लियर? हाँ एल डी आई बाई डी टी मतलब आई बाई डी टी का क्या होना चाहिए यहाँ पर? स्लोप, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्लोप कैसा है? पॉजिटिव कांस्टेंट, और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव कांस्टेंट। तो हमारा आंसर कैसा आना चाहिए? कौन सा करेक्ट होगा? P वाला। कौन सा? समझ आया सबको? हाँ B वाला। ओके गुड। चले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं फिर से। A parallel plate capacitor with a rectangular plate is being discharged, ठीक है? A rectangular loop centered on the plate between this, the plate is fraction distance. ओके ये क्वेश्चन नहीं करना, ये एसी का क्वेश्चन नहीं है, ये ईएम वेव का क्वेश्चन है। ईएम वेव में याद है हम एक टर्म पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। किसी को ऑलरेडी पता है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में? कैपेसिटर में शायद मैंने बताई थी, किसी को याद है क्या डिस्प्लेसमेंट करंट? चले कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ये ईएम वेव का क्वेश्चन है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। चले नेक्स्ट नंबर 2 करें। चले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें और जल्दी से फिर आंसर बताएं। ओके गिवन के हिसाब से देख लेते हैं। बताओ गिवन क्या है इसमें? गिवन क्या है सबके? क्यू, क्यू गिवन है। अच्छा कैपेसिटर का, और पूछ क्या रहा है? करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है, मैक्सिमम करंट आई मैक्स। कुछ याद है आई कैसे निकालते हैं कैपेसिटर में अगर क्यू दिया है तो? आई कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट डी क्यू बाई डी टी, और इसका जो मैक्स वैल्यू होगा वो हो जाएगा आई मैक्स। तो चलो डिफरेंशिएट करता है सबको। पहले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? मैक्स वैल्यू 4 बाहर आएगा। अरे ये 4 बाहर आएगा, समझ आया? तो I1 कितनी हो जाएगी? 2 into 4, मैक्स की बात कर रहे हैं, आएगा तो पूरा फंक्शन बट हम मैक्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। सो 8। नेक्स्ट में मैक्स कितना आएगा? 4। 4 into 1 4। नेक्स्ट का मैक्स 12। 12। 3 into 4 12, और वो 4 into 2 8। तो ऑफ कोर्स ये सबसे ज्यादा मैक्स है। डन। ओके तो इस तरीके से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ एसी का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी नहीं करना, थर्ड भी, ये भी किसका? ईएम वेव का है, छोड़ेंगे थर्ड। फोर्थ बताएं। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है। चलो अच्छा आपको सारे ग्राफ बताने हैं, चलो आप लोग सारे ग्राफ बताएंगे इनमें से कि कौन सा किस सर्किट का जेड है। क्लियर? चलो सब लोग बताएंगे। फोर्थ नंबर हम पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। बताओ ग्राफ नंबर 1 किसका ग्राफ है ऐसा? जेड किसका ओमेगा के साथ ऐसे स्ट्रिक्ट बढ़ता है? प्योर एल, वेरी गुड। एक्सएल, प्योर एल, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये प्योर एल सर्किट का हो जाएगा पहला वाला ग्राफ।
ग्राफ नंबर 2 बताओ किसका है। ऐसा एलिप्टिकल आ रहा है जो कि सॉरी हाइपरबोलिक है बट जो कि पॉजिटिव सेक्शन में ही है, तो ये किसका ग्राफ हो सकता है? प्योर कैपेसिटर। एक्ससी का, प्योर कैपेसिटर का। ओके गुड। चले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड, तो थर्ड हमें चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन आए, डन, बट नेगेटिव आ जाए स्ट्रेट लाइन। कब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन नेगेटिव आ जाए? कब ऐसी पॉसिबिलिटी है थर्ड वाले की? तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी केसेस में ऐसा थर्ड ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। इसमें सिंपल आर हमने देखा, इनके साथ कभी भी देखोगे तो हाइपरबोलिक ही आएगा ना, तो मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये किसका हो सकता है। फोर्थ का देख लेते हैं। नेगेटिव भी चली गई है वैल्यू, याद है ना नेगेटिव वैल्यू कब जा सकती है? कब जा सकती है नेगेटिव वैल्यू? जब ग्राफ में स्ट्रिक्टली माइनस हो। क्या आर के साथ कभी नेगेटिव जाएगी क्या कोई वैल्यू? नहीं, नहीं, नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब सिर्फ कौन से दो यूज हो रहे हैं? एल एंड सी। एल एंड सी, ये एल एंड सी। सो फॉर एल सी नेगेटिव पॉसिबल है, तो इसका मतलब जेड चाहिए, तो एक्सएल माइनस एक्ससी निकाल सकते हैं। ठीक, एक्सएल तो स्ट्रेट लाइन है और माइनस इसमें ये एलिप्स कर दिया, तो देखो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है यहाँ पर। तो ये किसका है? इसका मतलब ये एल सी का है, तभी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया यहाँ पर जेड की वैल्यू। समझ आया? एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, जेड क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक, उससे ज्यादा जाने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये ग्राफ समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके गुड। नंबर 5 सॉल्व करें। नंबर 5, ईएमएफ हमें कैसा दिया है? 120 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। तो बेसिकली इसे ओमेगा वो बोलना चाह रहा है। तो क्या इसे ही हम बोल देंगे कि ये उसकी फ्रिक्वेंसी है क्या? नहीं, साइन इंटू कॉस दिख रहा है, तो हम इसे कैसा कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे? इंटू sin 2 डिवाइड बाई टू, साइन टू थीटा टाइप ट्राई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली क्या बन जाएगा? ये v इज इक्वल टू 60 साइन 2 थीटा, इस टाइप का बन जाएगा। इसका मतलब ये दिखेगा आपको 60 साइन 200 पाई टी। आया क्या समझ में? हाँ, तो ये 60 क्या बन गया? मैक्स। मैक्स और ये 200 पाई क्या बन गया? ओमेगा। ओमेगा। क्लियर? हाँ, तो वी मैक्स हो गया 60 और अपना ओमेगा हो गया 200 पाई। बट देखो फ्रिक्वेंसी पूछा है। क्लियर? तो अपॉन एफ टू इक्वल टू पाई। कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, तो मतलब 100 हर्ट्ज। नंबर 5 समझ में आया सबको? हाँ, चले हाँ सर। 6 देख लेते हैं। तो हमें एक्स नॉट पता होती है, ये क्या है? मैक्स वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स by नॉट root 2 रूट टू, तो ये हो जाएगी इसके लिए। अब इसमें अभी कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे साइन इंटू कॉस दोनों है, तो क्या करना चाहिए? 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, अभी मैक्स वैल्यू कितनी है? ये मैक्स वैल्यू है ना, हाँ, इसमें रूट 2 का डिवाइड करेंगे तो किसके जैसे आ जाएगी फिर आरएमएस?
x naught by 2 3 गुड। इस पे देखें x नॉट है तो x मैक्स कितना आ जाएगा, x नॉट रूट 2 आ जाएगा, रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर, मतलब RMS क्या आ जाएगा। x naught। ठीक है, तो समझ आया, ये तो बहुत बेसिक सा कन्वर्जन था। चले ट्राई करें, 7 नंबर ट्राई करें सब। सेवन नंबर ट्राई करें और आंसर बताए, 7 और 8 दोनों ही। चलिए देख लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि यार पहले ओमेगा है और एक आरसी सर्किट है, बाद में क्या हुआ है कि ओमेगा को ओमेगा बाई 3 कर दिया है, तो करंट जो है वो हाफ हो गई है। तो हमें रेशियो बताना है बाद में। तो पहले सिंपली बात कर लेते हैं कि पहले करंट कितनी रही होगी, पहले रही होगी ईएमएफ, ईएमएफ को नहीं बदल रहा है, डिवाइडेड बाई जेड। ये सिचुएशन रही होगी हमारी, ईएमएफ डिवाइडेड बाई जेड। सो जेड कितना है, जेड तो हमें पता है कि आरसी सर्किट है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्सी का स्क्वायर। तो यार एक्ससी तो 1/ओमेगा सी टाइप का है ना, इसका स्क्वायर। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कि ये सिचुएशन है। 2 में हमने क्या किया कि करंट हो गई हाफ, जब हमने क्या किया, जब हमने ओमेगा को ओमेगा बाई 3 रखा। तो करके देख लेते हैं, ओमेगा को ओमेगा बाई 3, ओमेगा को ओमेगा बाई 3 लिखेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पर, ये ठीक। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें और दोनों को कैंसिल करने का ट्राई करना है कि कैसे कैंसिल होगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाई दिस, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू ई कैंसिल आउट होगा और ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये रूट में रहेगा, रूट को चलो इसके साथ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1/डब्ल्यू सी का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 1/डब्ल्यू सी का स्क्वायर। अच्छा, अभी क्वेश्चन में रेशियो पूछा है रिएक्टेंस के साथ में, ऐसे ओमेगा के साथ में नहीं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब यही तो रिएक्टेंस है ना, इसी को तो रिएक्टेंस कहा हुआ है। मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 एक्स सी का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4r स्क्वायर प्लस 36 एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्लियर आ गया वैल्यू, यहाँ से 3r इधर आ जाएगा, एक्स सी उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 3r स्क्वायर प्लस 35 एक्स सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज देख सकते हैं। लेकिन देखें ये जो रेशियो आ रहा है ये तो नेगेटिव आ जाने लगेगा। सर वो आपने उल्टा लिखा है, आर स्क्वायर प्लस 9 एक्स सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा ना। ओके ओके, ये ऊपर जाएगा, ओके माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ये उल्टा हो गया यार, ये इधर होगा, ये 9 इधर होगा, ठीक है।
ओके गुड। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ये 9xc ऊपर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में फिर कुछ नहीं होगा, ये आर स्क्वायर प्लस 9xc स्क्वायर इस तरफ रहेगा एंड 4r स्क्वायर प्लस 4xc स्क्वायर इस तरफ रहेगा। तो अभी सॉल्व करेंगे तो अभी ठीक है, काम बन जाएगा। 9 माइनस ये इधर आएगा तो 5xc स्क्वायर बनेगा और 4 इधर आएगा -1 तो 3r स्क्वायर। तो ये अभी r बाई xc आ जाएगा यहाँ से। क्या पूछा था? रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस, मतलब xc बाई r पूछा है, तो 3/5। क्लियर है यार सबको कैलकुलेशन? हाँ। ओके, नंबर 8 बताएं। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिख रहा है, ये सिंपल कौन सा कर्व है? साइन कर्व। इसका एवरेज वैल्यू क्या आता है? 2/π। 2/π अगर हम सिंपल उसमें देखें। बट ये पॉजिटिव क्यों आ जा रहा है यहाँ पर? तो एक्चुअली अगर साइन हम स्क्वायर का होगा। हाँ, कि मे बी ये जो ग्राफ है ये किसका है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का है, ठीक है। साइन स्क्वायर। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ग्राफ साइन स्क्वायर का हो सकता है, बट ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि क्या है। तो देखें हम अच्छे से कि वर्ड्स क्या है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि कोई जो एसी करंट होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने को बोलते हैं क्या? रेक्टिफिकेशन। डन। तो क्या ये कर्व साइन स्क्वायर का हुआ क्या? नहीं, इसमें साइन वाले एसी को ही किस में बदल दिया इसने? डीसी DC। में बदल दिया हुआ है। तो ये साइन था तो ये भी साइन है, बट साइन का क्या है? डीसी है, मतलब ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव, जबकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ये साइन स्क्वायर है क्या? नहीं। तो कौन सा टर्म ये चीज क्लियर कर रहा है? रेक्टिफिकेशन। तो इसका मतलब आंसर क्या ही आना चाहिए? 2/π। ठीक है, साइन स्क्वायर का कर्व नहीं है, कहीं पे कुछ भी बोला नहीं है कि एनर्जी का कर्व है या पावर का कर्व है, सिंपल रेक्टिफाइड का है करंट का। इसका मतलब एसी का डीसी कन्वर्जन हुआ है बस, सोर्स अभी भी वही है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें सब। चले देख लेते हैं, किसी ने सॉल्व किया इसका? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन ईएमएफ इज दिस is connected across the circuit, the phase difference in EMF and I is observed to be this। तो phase difference मतलब क्या दे दिया है क्वेश्चन में आपको? फाई कितना है? 45 डिग्री। ठीक। if the circuit consists possibly only RC or LC then find the relation in the two element।
मतलब फाई के लिए उसने बताया है कि दो चीजें हैं, इधर ये एलसी है या फिर क्या है आरसी। तो दोनों केसेस में हम देख लेते हैं। अगर ये एलसी होगा तो क्या होगा, अगर ये एलसी होता तो, अगर ये एलसी होता तो एल इधर होगा, सी नीचे रहेगा, और हमारा ये होगा क्या आई। तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि कभी फाई 45 डिग्री हो? नहीं। नहीं हो सकता, मतलब ये केस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या आर सी, वी आर इधर है, वी सी इधर है, तो नेट ईएमएफ किधर हो जाएगा, इस पे वी नेट। अच्छा, और करंट हमेशा किधर है, इधर। तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्या है गिवन, क्या है ये कितना है 45। 45 डिग्री। तो इसका मतलब 45 डिग्री है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब वी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VC। वी सी। क्लियर, तभी तो 45 डिग्री आएगा ना। तो इसका मतलब वी आर कितना होगा, वो आई इंटू एक्स सी हो जाएगा, मतलब सॉरी आई इंटू आर, और वी सी क्या होगा, आई इंटू एक्स सी। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, आर इज इक्वल टू एक्स सी होना चाहिए, तब ऐसी सिचुएशन आ सकती है। समझ आया क्या? हाँ। तो किस क्वेश्चन में दिख रहा है, आर इज इक्वल टू सी एक्स सी, तो ओमेगा कितना है 100। तो देख लेते हैं एक्स सी क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। रख के सॉल्व करना है, सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, देख लेंगे कि कौन सा जम रहा है। आंसर किस में से पॉसिबल होगा, ये दोनों में से। ठीक है, तो रख के चेक कर लेते हैं। जब 10⁻⁻6 रखेंगे और 100 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10। करेक्ट है क्या, नहीं? नहीं। तो ये वाली ट्राई कर लेंगे। 10 रखें मतलब 10⁻⁻5 रखेंगे सी की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, तो कितनी बचेगी 10⁻²। 10⁻² मतलब हाँ 1000 किलो ओम। डन। सॉरी 10⁻³ आएगा, दो जीरोस कैंसिल होंगे 100 से, तो 1 किलो ओम आ जाएगा। तो सॉल्विंग समझ में आई, टारगेट क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं कौन सा सर्किट है ये, सारे सर्किट कैसे हैं, LR। एलआर सर्किट है। कुछ याद आ रहा है एलआर सर्किट में करंट कैसे लिखते हैं, T0 पर करंट कैसी होती है, करंट पास होने देता है या नहीं होने देता T0 पर, नहीं। नहीं होने देता। और एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आई मैक्स। क्लियर, कैपेसिटर का उल्टा होता है, कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब चार्ज हो रहा होता है तो पूरी करंट पास होने देता है, बाद में नहीं होने देता। तो इंडक्टर उसका उल्टा होगा, और एग्जैक्ट क्या आता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻t/। टाउ। ठीक, तो ये टाइम बताएगा, ये t कौन कितना ज्यादा करंट आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, t इज इक्वल टू टाउ पे क्या होता है, चार्जिंग 63% हो जाती है। 63। ठीक है, तो t इज इक्वल टू टाउ। अच्छा, टाउ कैसे निकालते हैं बताएं, L/R। L/R। ओके गुड। तो हमें टाउ याद रखना है कि हम टाउ किस तरीके से निकाल सकते हैं, L/R के फॉर्मेट से टाउ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों केसेस में करंट्स को देख सकते हैं कि किस केसेस में करंट कैसा होगी। क्लियर, तो रीड करते क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 identical batteries inductor rank the currents, rank the circuit in decreasing order according to the current through the battery. Number 1
जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड क्या होती है करंट? एट टी इज इक्वल टू 0 होती है, बाद में तो रहेगी। तो इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 क्या होगी करंट? 0। तो इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू 0, देखना रेड मतलब एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0, इसमें करंट जाएगी क्या? नहीं। नहीं। इसमें करंट जाएगी क्या? नहीं। इसमें करंट जाएगी क्या? नहीं। बट कुछ याद है, मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि इंडक्टर में करंट 0 होती है, बट यहाँ तो जा सकती है ना। हाँ। हाँ। इसमें कितना रेजिस्टर यूज हो रहा है? आर। और इसमें कितना यूज हो रहा है? 2R। आर इक्विवेलेंट कितना यूज हो रहा है? आर। और इसमें क्या यूज हो रहा है? रेड कलर से लिखेंगे हम, रेड फर्स्ट पार्ट चल रहा है। और इसमें कितना होता है आर इक्विवेलेंट? 2R 2R। तो किसमें करंट ज्यादा होगी? सेकेंड वन। सेकेंड में। सो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का क्या होगा? I2 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I1। देखो किसमें मैच हो रहा है। और I1 कैसा है? 0 है। समझ आया क्या? अब एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट में कैसा काम करता है ये? इनफाइनाइट में फुल करंट पास होती है, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या काम आता है? एज अ वायर। और यहाँ पे क्या होता है? ओपन। तो यहाँ पे करंट जा ही नहीं रही थी, अब ये वायर बना तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? आर। अगर इसे मैंने वायर बना दिया तो दोनों आर किस में हो जाएंगे? अगर मैंने इसे वायर जैसे समझ लिया तो दोनों आर किस में दिखेंगे? पैरेलल में। पैरेलल में, तो R/2। अगर आपने इसे वायर बनाया तो ये आर क्या हो जाएगा? अरे ये वाला आर क्या होगा? ऐसे शॉर्ट हो जाएगा ना। आर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट सिर्फ कितना बचेगा? आर। ये आर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा ना। तो ये ध्यान देना, ब्लू कलर मतलब इनफाइनाइट और रेड कलर से मतलब ये। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी इसका मतलब? I2 greater than I3 समझ आया? तो I1 और I3 बराबर और बाकी I2 ज्यादा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। पक्का समझ आ गया यार सबको? हाँ सर। ओके गुड। हाँ सर। ओके चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर 11 करें जल्दी से। जब डीसी यूज किया होगा, जब डीसी यूज किया होगा तो कॉइल का क्या क्या सिर्फ यूज हुआ होगा? आर। और जब एसी यूज किया होगा तब कॉइल का क्या यूज हुआ होगा? L एल एंड आर दोनों, मतलब क्या? जेड। तो जेड क्या आएगा? रूट ऑफ L आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? आर ही यूज होगा। तो इसका मतलब करंट हमें दिया है कि करंट कितनी ड्रॉप हो गई है, 50% बची है करंट, पहले 1 एम्पियर थी। तो आई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ईएमएफ बाई आर। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ है? अगर करंट हाफ हो गई है
तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है, z कितना हो गया है, करंट ऑफ AC इज हाफ ऑफ करंट ऑफ DC, तो इसका मतलब z कितना हो गया है, डबल हो गए। r का डबल हो गया है, सो मीन्स z इज 2 टाइम्स ऑफ r। पक्का आ गया समझ में? हाँ। ओके गुड, बाकी अपन सॉल्व कर दो, डन। और जेड आर ये सब अपन स्क्वायर वगैरह कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, स्क्वायर करेंगे 4r आ जाएगा अपना, सॉल्व कर देंगे ओमेगा के लिए, डन। समझ आया? ओमेगा दिया है क्या कहीं? हाँ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा भी दिया है, एल फाइंड आउट हो जाएगा और आर भी फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब आर और एल का कॉम्बिनेशन मैच कराना है आपको, समझ आया? हाँ। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड। 12 नंबर देखें। एलसी ऑसिलेशन में बताओ चार्ज क्या करता है, चार्ज एलसी ऑसिलेशन में एक फंक्शन आएगा ना चार्ज का, और कैसा फंक्शन आएगा, अरे चार्ज कैसा फंक्शन आता है एलसी ऑसिलेशन में, एसएचएम करता हुआ, याद है क्वेश्चन? अरे यही तो चार्ज की इक्वेशन है ना एसएचएम में, प्योर एलसी के लिए, याद आ रहा है कि नहीं यार? एसएचएम की इक्वेशन ये 1/L हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वो। 13 देखें। ये इंडक्टर का आर है प्लस ये आर है प्लस 5 है प्लस 50, सिमिलर क्वेश्चन आया था आई गेस, बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज थी, तो z निकाल लेंगे इसका, जल्दी से निकालें, z निकालेंगे तो उससे क्या आ जाएगी, अमीटर की रीडिंग, और फिर अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए, एक्सएल और एक्ससी, तो ये होगा VL और ये होगा VC, सो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, VL और VC की जो सब्ट्रैक्शन आएगा। तो पॉइंट समझ आया कैसे करना है सबको, पहले ये बताओ सबको समझ आया? बताएं भाई, सबको समझ में आ गया एक्सएल एक्सी ये सब निकालना? हाँ। तो एक्सएल एक्सी ये सब निकाल के VL VC ये सारा कुछ पार्ट पता चल जाएगा, टोटल करंट भी पता चल जाएगी, टोटल करंट वो हो जाएगी क्या, जो हमारा EMF है डिवाइडेड बाई Z, और रीडिंग पूछा है मतलब कौन सी वैल्यू आंसर करेंगे, RMS वाली, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये I0 है, तो मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है आप लोग को, ये बहुत ही इजीली किया जा सकता है। Z आपको बस निकालना है, उसके लिए एक्सएल एक्सी और ये सब मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। देखें ये I1 है, ये I2 है, I3 कैसा होगा बताओ, I1 I2 I3, तो हमें पता है कि तीनों का समेशन कितना होना चाहिए, ऑलवेज एट एनी जंक्शन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब I3 क्या हो जाएगी, I1 plus I2। हाँ 3 sin ओमेगा टी माइनस 4 cos ओमेगा टी। अब आप समझ गए कि इसका अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो कैसा फंक्शन दिखेगा, समझ आया? तो पूरा फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे I3 का, और उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेंगे नेट क्या होगा, क्लियर? तो 5 तो सबको क्लियर है, 5 में तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, साइन कॉस में 37 का अपना चेक कर लेंगे सब लोग, डन। ओके अच्छा, अभी हमने क्या किया, एक चीज मिस की, I1 क्या हो रही है, इन हो रही है, I2 क्या हो रही है,
इन हो रही है और I3 क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब ऑलरेडी विद साइन दिया हुआ है हमें, तो ये हमें इंस्टेड ऑफ दिस I1 प्लस I2 प्लस I3 करने की जगह क्या यूज करना चाहिए, आई इन इज इक्वल टू आई आउट, और आई इन क्या है I1 प्लस I2 और आउट क्या हो रही है I3, तो डायरेक्टली भी इक्वल हो जाएगी। तो एज पर द साइन ऑफ क्वेश्चन अगर देखें तो दोनों पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, ठीक। तो ये साइन, ये कॉस, साइन वाला 3 कॉस वाला 4, ये हमारा ओमेगा टी का रेफरेंस है। साइन वाला 3 कॉस वाला 4, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5, और एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 4 है ना, परपेंडिकुलर में तो कितना एंगल होगा 53 डिग्री। समझ आ गया सबको। तो साइन में 53 डिग्री इंक्रीज करेंगे, तो साइन में 53 डिग्री मतलब ये वाला। क्लियर सबको, समझ आ गया ना पक्का? हाँ सर। ओके गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद आइडेंटिकल सर्कुलर रीजन्स। ओके, ये ईएम वेव का क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ईएम वेव का क्वेश्चन है तो रहने देते हैं। चलो यार, तो आज के लिए मुझे लगता है इसी के लिए काफी प्रैक्टिस हो गया है। आप लोग को डीसी पांडे जरूर सॉल्व कर लेनी है, डीसी पांडे बुक में से सॉल्व करना, अपकमिंग टेस्ट में से डीसी पांडे में से काफी कुछ रहेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ईएम वेव्स। एसी का थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, डीसी पांडे और अदर बुक्स में से भी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, बेटर रहेगा। डन? हाँ ओके देन, हाँ, बाय सर। या बाय बाय।